ओके, तो इसका थ्योरी पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। वर्चुअल मशीन्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था। अब इसके कितने टाइप होते हैं, लेट्स सी। कैटेगरीज हम बोल सकते हैं वर्चुअल मशीन की बेसिक 2 कैटेगरीज होती है अपने पास। वर्चुअल मशीन्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय सॉफ्टवेयर इमुलेशन मेथड और हार्डवेयर वर्चुअल टेक्निक। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कैटेगरीज ऐसी है, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, थ्रू जस्ट सॉफ्टवेयर कर रहे हो या फिर उसका हार्डवेयर भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो वर्चुअलाइजेशन के अंदर, तो वही इसकी 2 कैटेगरी बनती है। डिपेंडिंग ऑन देयर यूज एंड लेवल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू एनी फिजिकल कंप्यूटर, वर्चुअल मशीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। System virtual machine, also termed full virtualization VMs, and second one is process virtual machine. ठीक है, फुल वर्चुअलाइजेशन या फिर सिस्टम वर्चुअल मशीन जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो एक्चुअली आपका फुल वर्चुअलाइजेशन ही था, सिस्टम वर्चुअल मशीन ही था ये। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने होस्ट ओएस पे गेस्ट ओएस को लोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उनको वो सारे एक्सेस हम वर्चुअली दे देते हैं जो कि आपके होस्ट ओएस के पास भी होता है। यानी कि इन सबके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी खुद की 1 कॉपी हम दे देते हैं। यानी कि उनको जो भी रिसोर्स है सिस्टम के अंदर सबका ऑप्शन मिलेगा कि उसको वो प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, वो होस्ट ओएस का काम है देखना, लेकिन उसको ऑप्शन सारे मिलते हैं। ओके, तो यही आपका फर्स्ट है सिस्टम वर्चुअल मशीन। A system perform that support the sharing of host computers' physical resources between multiple virtual machines, each running with its own copy of operating system. ये हर गेस्ट ओएस के पास उसकी खुद की ओन ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी होती है और वो गेस्ट ओएस के जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उन सबको यूज कर पाता है। The virtualization technique is provided by a software layer known as hypervisor. एक जैसे सुपरवाइजर होता है कंपनी में, वैसे यहाँ पर हाइपरवाइजर होता है जो एक सॉफ्टवेयर लेयर बनती है। जब भी हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं तो उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखने वाला, उनको मॉनिटर करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम जो कि वर्चुअल मशीन के साथ ही आता है, उसको कहते हैं हाइपरवाइजर। ठीक है, विच कैन रन ईदर ऑन वेयर हार्डवेयर और टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर को मैनेज करना और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना इसी हाइपरवाइजर का पर्टिकुलर टास्क होता है। The original meaning of virtual machine sometimes called a hardware virtual machine. Actual जो meaning है virtual machine की वो actually hardware virtual machine जो कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वही होता है। ठीक है, सेकंड जो है प्रोसेस वर्चुअल मशीन, वो जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कभी कभी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, बट एक्चुअली जो वर्चुअल मशीन होता है वो हार्डवेयर वर्चुअल मशीन ही होता है। Is that of a number of discrete identical execution environment on a single computer, each of which run on an operating system. This can allow application written for one OS to be executed on a machine which run a different OS. ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपका चीज नहीं रन कर रहा है, हम उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो थ्रू वर्चुअल मशीन आप वो कर पाओगे। Or provide execution sandboxes which provide a greater level of isolation between processes that is achieved where running multiple processes on the same instance of an OS. Sandboxes का मतलब होता है आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है अपनी प्रोसेसेस को रन करने का कि अगर वो स्मूथली रन कर गई तो ओके है, लेकिन अगर उसने कुछ भी ऐसा हार्मफुल कोड एग्जीक्यूट किया जिससे हमारे पर्टिकुलर हार्डवेयर को हार्म हो सकता है या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको ये क्या करता है, क्योंकि ये सैंड बॉक्स में चल रहा है, एक ऐसी जगह पर चल रहा है जहां से वो हार्म नहीं कर सकता है, जस्ट यूज कर सकता है चीज। One use to provide multiple user the illusion of having an entire computer, one that is their private machine isolated from other user, all on a single physical machine. Such software is now often referred with the term virtualization and virtual servers. The host software which provides this capability is often referred to as virtual machines. करेक्ट, जो भी हमने वर्चुअल मशीन्स के बारे में अभी तक पढ़ा था लास्ट क्लास तक भी, जो हमने समझा था थ्रू डायग्राम कैसे वर्क करता है, वो सब आपका एक्चुअल हार्डवेयर वर्चुअल मशीन की ही वर्किंग है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोसेस वर्चुअल मशीन।
आप लोगों ने जावा के अंदर पढ़ा होगा कि जावा जो होती है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो वो थ्रू किसके हो पाती है, प्रोसेस वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हो पाती है। अब इसमें कहाँ पर हम प्रोसेस वर्चुअल मशीन को यूज कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है उसका, जस्ट प्रोसेस वर्चुअल मशीन को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। डिजाइन to provide a platform independent programming environment that makes the information of the underlying hardware or operating system and allow program execution to take place in the same way of any given platform. हमको पता है कि जो आपके जावा प्रोग्राम्स होते हैं, जावा कोड होते हैं, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आप उनको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करो, वो सेम तरीके से रन करते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लाइक अदर लैंग्वेजेस। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं बनाता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को, और वो बाइट कोड अकॉर्डिंग टू उसको किस प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को फिर EXE में कन्वर्ट करता है थ्रू JVM, जावा वर्चुअल मशीन के, ठीक है। JVM जो आपने पढ़ा था, जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज एक्चुअली अ प्रोसेस वर्चुअल मशीन, ओके, जो एक कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म में रन करने के लिए केपेबल बना रहा है। तो एक सिंपल सी प्रोसेस एज अ सॉफ्टवेयर अपने पास वर्चुअल मशीन को रखना इज अ प्रोसेस वर्चुअल मशीन। Another meaning of virtual machine is a piece of computer software that isolate the application being used by user from the computer. Because versions of the virtual machine are written for various computer platforms, any application written for a virtual machine can be operated at any platform instead of having to produce separate version of application for each computer and operating system, ठीक है। तो आपके प्रोग्राम को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग डिजाइन करने से अच्छा उसको क्या कर दिया, एक बाइट कोड बना करके JVM, जब आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो JVM अपने आप इंस्टॉल होता है, तो वो जो है वो है प्रोसेस वर्चुअल मशीन। तो उसके अंदर जो भी कोड आया, अब वो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने उसको इंस्टॉल किया है उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही उसको उस पर रन करवाता है। This application is run on the computer using an interpreter or just-in-time compilation. One of the best known example of an application virtual machine is Sun Microsystems Java Virtual Machine. Okay, ये just एक example है, इसकी जैसे और भी process virtual machine अपने पास होते हैं। तो ये था अपना what is virtual machines। इस कॉन्सेप्ट में किसी को भी कोई भी इश्यू हो, रिपीट करना हो, कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। Then we are starting advantages of a virtual machine. क्या advantages? Allow multiple operating system environment on a single physical computer without any intervention. ठीक है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर पर रन करवाने के लिए बेस्ट अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है। Virtual machine are widely available and are easy to manage and maintain. Offer application provisioning and disaster recovery option. ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन के प्रोविजनिंग एंड डिजास्टर रिकवरी, यानी कोई एरर वगैरह आ जाए तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एरर्स को की वजह से हमारा काम नहीं रुकेगा, वहां पर आप लोग नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं इसके साथ में, दे आर नॉट एज efficient as a physical computer because the hardware resources are distributed in an indirect way. अब अगर आप एक गेस्ट OS के थ्रू कोई एप्लीकेशन रन करवा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वो टाइम कंज्यूम करेगा, आपकी जो रैम वगैरह होगा, प्रोसेसर होगा, वो इतने ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में डिवाइडेड होगा, तो उतना मोर एफिशिएंटली हम उस OS पे काम नहीं कर पाएंगे जितना कि हम अपने होस्ट OS पे कर सकते हैं, राइट। तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक आ जाता है। Then next is multiple VMs running on a single physical machine can deliver unstable performance. Unstable performance का मतलब है कि कभी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कभी वो खराब परफॉर्म कर रहा है। स्पीड के केस में कह लीजिए या किसी और सिनेरियो में कह लीजिए, तो इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टेबल नहीं माना जाता, बिकॉज वहाँ पर उनको अपने लिए स्पेसेस और हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, तो इसलिए उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अनस्टेबल मानता है। तो ये थे
advantages or disadvantages about virtual machines. This is the second last structure of operating system. Okay. Now, जो अपना लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, दैट इज यूनिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अलावा हम सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट बचता है इसमें जो यूनिक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन जो या आप ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पढ़ रहे हो ना, थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो, और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आप लिनक्स में ही पढ़ोगे। उसकी जो कमांड्स वगैरह होंगे उसका प्रैक्टिकल पार्ट में आपके पास लिनक्स भी आएगा। तो लिनक्स यूनिक्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थिंग है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू डायग्राम, इसको पहले समझ लेते हैं, देन समझेंगे इसको आगे। तो ये है आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि कितनी लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो 6 लेयर हैं टोटल यहाँ पर। फर्स्ट इज यूजर एंड लास्ट वन इज हार्डवेयर रिलेटेड, राइट। ये हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तो फिक्स चीज। उसके बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके सारे चीजें वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसी के बारे में उसका स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो सबसे पहले लेयर है यहाँ पर यूजर। यूनिक्स में आपका जो काम होता है बेसिकली शेल एंड कर्नल वाला जो चलता है अपना पार्टीशन, उसको फॉलो करता है, ठीक है। शेल एंड कर्नल, ये जैसे ये डायग्राम यहाँ पर है। तो ये आपका इनर मोस्ट हार्डवेयर एंड ये है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम और इधर यूजर होगा। तो ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। मेजरली आपका जो यूनिक्स होता है शेल और कर्नल पे। शेल आउटर लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि यूजर के क्लोज होती है, और कर्नल जो होता है आपका इनर लेयर होती है, जो कि हार्डवेयर की क्लोज होता है, यानी कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का काम कर्नल करता है और यूजर से इंटरेक्ट करने का काम शेल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। यहाँ पर है यूजर के बाद सीधा आ जाएगा शेल एंड कमांड्स, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, सिस्टम लाइब्रेरीज, इतनी सारी चीजें आपकी नेक्स्ट यूजर से नेक्स्ट लेयर पे आ जाती है। शेल एंड कमांड्स, क्योंकि आपका जो यूनिक्स एंड लाइनेक्स होता है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। कमांड बेस्ड, कमांड हर चीज के लिए कमांड आपको आनी चाहिए। यहाँ पर तो जैसे क्या होता है विंडोज में आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, क्लिक किया, ओपन किया, क्लोज किया, सब चीज के लिए ग्राफिकल व्यू आपको प्रोवाइडेड है, GUI सिस्टम। लेकिन यूनिक्स में ऐसा नहीं होता है। यूनिक्स एंड लाइनेक्स में जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हो, और वहां पर हर चीज के लिए किसी फाइल को ओपन करना है, फोल्डर को ओपन करना है, तो आपको कमांड आनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट कर रहे हो कोई ड्राइव या मूव कर रहे हो, तो सारी चीजों के लिए आपको कमांड आनी चाहिए। बिना सीखे आप उस पर काम नहीं कर सकते। विंडोज पे तो आप बिना सीखे भी काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे आप, लेकिन इस पे नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट आता है वो यूजर के बाद ही आ जाता है शेल, जिसमें कि यूजर कमांड लिखता है, देन वो कमांड इंटरप्रेट होती है, कंपाइल होती है कि यूजर ने जो कमांड लिखी है सही लिखी है या नहीं। सही नहीं लिखी तो चलेगी नहीं, आपको सही लिखनी पड़ेगी, और सही लिखिए तो आगे फिर इंटरप्रेट की जाएगी कि इस कमांड का मीनिंग क्या है। ओके, तो लेट्स सपोज यूजर ने कुछ कमांड्स लिखी है शेल पर, और अब वो आगे प्रोसेसिंग के लिए किसके पास जाएंगी, कर्नल के पास जाएंगी। शेल का बस इतना ही काम होता है कमांड्स को लेना और उनको इंटरप्रेट करना, उनकी मीनिंग देखना लाइब्रेरीज में कि इस कमांड की मीनिंग क्या है, ठीक है। अब बाकी जब वो समझ गया कि क्या डिमांड है यूजर की कमांड के थ्रू, तो वो आगे उसको किसको भेज देता है, कर्नल को। बाकी का काम कर्नल संभालता है। तो यहाँ पर शेल के बाद सिस्टम कॉल टू कर्नल इंटरफेस, सिस्टम कॉल जनरेट होंगी टू कर्नल इंटरफेस। कर्नल में एंटर करने के लिए सिस्टम कॉल्स जनरेट होंगी। अब आ गए आप सिस्टम कॉल्स के थ्रू कर्नल के पास। तो कर्नल की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है यहाँ पर, सिग्नल हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट सिस्टम, टर्मिनल ड्राइवर, फाइल सिस्टम, ड्राइवर्स, मल्टीपल ड्राइवर डिस्क एंड टेप से रिलेटेड, CPU शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग,
ठीक है, तो ये जो सारी फंक्शनैलिटी होती है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कर्नल पार्ट में होती है। ओके, देन कर्नल ने जब उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, जैसे सपोज उसको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, यूजर को कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, यहाँ पर डायरेक्टरीज बोला जाता है। तो सपोज यूजर को कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो वो कमांड देगा, कमांड इंटरप्रेट होकर कर्नल के पास आएगी, कर्नल उसको पूरी प्रॉपर मैपिंग करेगा कि कैसे कैसे कहाँ पर क्रिएट करना है, एंड देन उसको अपना हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड होगा, स्टोरेज रिक्वायर्ड होगा, जहां पर कि उस फाइल को वो क्रिएट करके रखे। तो उसके लिए उसको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, हार्डवेयर के पास। तो फिर कर्नल टू हार्डवेयर इंटरफेस वर्क करेगा। इंटरफेस का मतलब चैनल, रास्ता। ठीक है, तो पहले सिस्टम कॉल के थ्रू कर्नल पे आए थे, अब कर्नल से हार्डवेयर पे जाना है, तो कर्नल टू हार्डवेयर इंटरफेस आ गया बीच में। देन यहाँ पर हार्डवेयर से रिलेटेड सारे ऑपरेशन यहाँ पर। ठीक है, टर्मिनल कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर, डिस्क एंड टेप्स, जो भी होगा सब कुछ यहीं पर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर है कॉन्सेप्ट इसका? कोई भी डाउट किसी को कॉन्सेप्ट के अंदर? इसीलिए मैं सबसे पहले डायग्राम से कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि कैसे वर्क होगा, तो दैट आप लोग को ये क्लियर हो पाए पहले आइडिया कैसे वर्क करे। डॉस, यस, डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी कमांड बेस्ड था कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन अब डॉस तो नहीं बनते, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं बनते क्योंकि वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो अब यूनिक्स में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं उसके और इसके बीच। ठीक है, क्योंकि वो भी कमांड बेस्ड था, ये भी कमांड बेस्ड, बट वहां पर लिमिटेड ऑप्शंस है, इसमें ऑप्शंस ज्यादा है ऑब्वियसली। ओके, अब इसके थ्योरी पर आ जाते हैं हम लोग। हाँ, so Unix is a multi-user, multitasking operating system that was developed by Bell Laboratories in 1969. In a multi-user system, many users can use the system simultaneously. ज्यादातर जो आपके सर्वर्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी यूनिक्स को काफी मतलब कि यूज किया जाता है क्योंकि मल्टी यूजर सिस्टम होता है, मैनी यूजर्स को ये इजिली हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। A multitasking system is capable of doing multiple jobs. Each user interacts with their own shell instead of instance in this type of operating system and can start application as required. ठीक है, तो मल्टीपल यूजर्स को अपने अपने शेल मिल जाते हैं जहां पर वो अपनी कमांड्स दे सकते हैं। अब जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसका, ये कैसे काम कर रहा है यूनिक्स सिस्टम का, लेट्स सी। As seen in the image, the main component of a unique operating system structure are kernel layer, the shell layer, and application. ओके, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूजर्स कोई भी कमांड एंटर करेगा। अब कमांड के कुछ ये हैं कमांड्स के एग्जांपल, जैसे sh है, वेट डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो पहले इसके पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन कुछ कमांड्स को भी हम एग्जांपल यहाँ पर देखें। ओके, सो फर्स्ट इज कर्नल।
The kernel provide a bridge between the hardware and the user. It is a software application that is central to the operating system. The kernel handles the file, memory, device, process, and the network of the operating system. It is the responsibility of the kernel to make sure all the system and user tasks are performed correctly. Basically जो सारा operation है वो कौन perform करता है? Kernel ही perform करता है. ठीक है, शेल तो जस्ट आपका कमांड्स को एक्सेप्ट और इंटरप्रेट करने का काम करता है, बट जो काम एक्चुअल करना है वो किसको करना है? कर्नल को ही करना है. तो कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. देन शेल है द प्रोग्राम बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल इज नोन एज द शेल. ठीक है, यूजर और कर्नल के बीच में होता है आपका शेल, क्योंकि यूजर कर्नल को डायरेक्टली कमांड नहीं कर सकता, उसकी लैंग्वेज अलग है वर्किंग की और यूजर की अलग है. तो शेल के थ्रू वो अपनी बात बताएगा, शेल उसको इंटरप्रेट करके कर्नल को समझाता है. इट ट्रांसलेट द मैनी कमांड्स दैट आर टाइप्ड इन द टर्मिनल सेशन. दीज कमांड्स आर आल्सो नोन एज द शेल स्क्रिप्ट. ठीक है, जो भी शेल स्क्रिप्ट के टर्मिनल सेशन में लिखी जाती है कमांड, उनको ये ट्रांसलेट करने का होता है. देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ शेल इन यूनिक्स. अब जो आपकी शेल स्क्रिप्टिंग होती है बेसिकली वो टू टाइप्स की होती है, Bourne shell and C shell. Bourne and C are the two types of shell scripting. The Bourne shell is the default shell for version 7 Unix. जो Bourne shell होती है वो आपकी by default मिलती है Unix के साथ में ज्यादातर, और आप लोग भी जो पढ़ोगे वो Bourne ही पढ़ोगे. ठीक है, जो अभी प्रैक्टिकल पार्ट में आप पढ़ोगे that will be Bourne shell. उसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि जैसे लैंग्वेजेस होती है हमारी, ठीक है, हिंदी में बात कर रहे हैं तो भी हम समझते हैं, इंग्लिश में बात हो रही है तो भी हम समझते हैं. जो जितनी लैंग्वेजेस हमको आती होंगी, हम हर किसी लैंग्वेज में एक ही बात को मल्टीपल लैंग्वेज के थ्रू बता भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. तो यहाँ पर भी वही चीज है, शेल स्क्रिप्टिंग इज द लैंग्वेज, और इसके अंदर जो शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर है Bourne and C, वो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, हिंदी या इंग्लिश आप समझ सकते हो. दोनों में लिखने का तरीका अलग होता है लैंग्वेजेस में, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों के अंदर कमांड लिखने का तरीका और कमांड्स अलग हो सकती हैं, बट उनका मीनिंग क्या रहेगा? सेम. यानी कि यहाँ पर अगर फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए एक कमांड है, तो यहाँ पर भी एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए कमांड है. मे बी वो मैच करे, मे बी वो मैच ना करे, बट उनका मीनिंग सेम रहेगा, दैट दे बोथ विल क्रिएट डायरेक्टरी फॉर यूजर. ओके, अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि Bourne में आप किस तरह से लिखते हैं, C शेल में आप किस तरह से. द कैरेक्टर डॉलर इज द डिफॉल्ट फॉर्म फॉर Bourne शेल. डॉलर आपका जो होता है कैरेक्टर, वो Bourne शेल के साथ आप लिखते हो. आपने देखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट में भी जब आप लिखते हो कुछ कमांड्स, तो उसमें आप डॉलर यूज करते हो. C शेल इज द कमांड प्रोसेसर दैट रन इन द टेक्स्ट विंडो. द कैरेक्टर परसेंटेज इज द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट फॉर द C शेल. C शेल में जब आप लिखोगे स्क्रिप्टिंग तो परसेंटेज लगाते हो, और जब भी आप Bourne शेल पे लिखते हो तो डॉलर लगाते हो. ये उनका आइडेंटिफायर है कि आप कौन से वाला शेल स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं. ओके, अगर कोई C शेल की कमांड है और आपने डॉलर लगा के लिख दी तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, उसको परसेंटेज के साथ ही लिखना पड़ेगा. और अगर ऐसे ही Bourne की कमांड है और परसेंटेज के साथ लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर. The application and utility layer is in Unix include the word processor, graphic programs, database management programs, command etc. The application program provides an application to the end user. For example, a web browser is used to find information, while gaming software is used to play games. The request for services and application communication system used in an application by a programmer is known as the application program interface. Application program interface के थ्रू ही यूजर सिस्टम को कम्युनिकेट कर पाता है, कमांड्स दे पाता है और आउटपुट भी देता है. ओके, तो ये अपर मोस्ट लेयर का डिस्क्रिप्शन था. तो ये होता है आपका यूनिक्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर. अब इसमें जो आपकी स्क्रिप्टिंग में कुछ चीजें यूज में आई थी, उसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि डेट वाला जो आपका कमांड है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप? डेट देख सकते हो, सिस्टम की करंट डेट क्या है. हु के थ्रू आप देख सकते हो कि करंटली कौन सी प्रोसेस चल रही है सिस्टम के अंदर, हु. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कमांड्स होती है यहाँ पर, और भी होती है जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम का
कमांड दे सकते हैं। ओके, अब इसमें किसी को भी कोई डाउट यूनिट के स्ट्रक्चर में? ये सारी कमांड्स यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करती मैं, बिकॉज ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इन प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये थे अपने सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओएस में, देन डॉस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कर्नल का, माइक्रो कर्नल का, वर्चुअल मशीन का, एंड देन लास्ट में हमने यूनिक्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। तो ये कंप्लीटली अपने अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन सिस्टम कॉल्स हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सिस्टम कॉल्स का। अब लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर, दैट इज सिस्टम प्रोग्राम्स। तो इसको भी देख लेते हैं, देन आवर यूनिट 2 विल बी कंप्लीटेड और फिर यूनिट 3 स्टार्ट होगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है एक्चुअली वहां से स्टार्ट होगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह, सीपीयू शेड्यूलिंग, सब कुछ, ठीक है। तो उसको मिस मत करना। नेक्स्ट क्लास से आई रिकमेंड, अभी तो एक दो थ्योरी क्लास चलेगी उसमें भी प्रोसेस के बारे में, बट जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो अपने आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि वो बाद में फिर मिलता नहीं है अच्छे से जिस तरह से आपने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन। तो अपना कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठना, ताकि आप साथ ही साथ उसको नोट भी करते जाओ, सॉल्व भी करते जाओ, ठीक है। हाँ वैभव, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सिस्टम कॉल हमने पढ़ी थी, तो सिस्टम कॉल जो आपकी होती है वो क्या होता है एक्चुअली, आपके फंक्शंस होते हैं, करेक्ट। जैसे हमने रीड, ओपन ये सब पढ़े थे, तो वो कैसे लिख रहे थे हम? बस लाइक आप लोग फंक्शंस लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसी तरह से लिख रहे थे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि रीड एक सिस्टम कॉल है, तो हमने उसको इस तरह से लिखा था, रीड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, ओपन भी इसी तरह से पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, दैट मीन्स दोज आर फंक्शंस। सिस्टम कॉल्स आर एक्चुअली फंक्शंस। कि आपने जैसे कोई सिस्टम कॉल की एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, अब उसकी जो डेफिनेशन है उस पे जाएगा आपका कंट्रोल, और जो भी उसके अंदर लिखा होगा कि रीड फंक्शन कॉल होते ही आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्या है, फंक्शन है अपने आप। आप जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उसके अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस को रख सकते हो, करेक्ट। आप जो प्रोग्राम बनाते हो तो मेन फंक्शन तो होता ही है, उसके अंदर आप और भी फंक्शंस बना सकते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम्स आर द कलेक्शन ऑफ वन और मोर फंक्शंस। तो ऐसे ही सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं ऑल या सिस्टम फंक्शंस का, राइट। तो सिस्टम प्रोग्राम के अंदर ही आपके सिस्टम कॉल्स होते हैं, हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर। कभी कभी सिस्टम प्रोग्राम्स भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। The system program are used to program the operating system software, और यही सिस्टम प्रोग्राम मिलकर के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स, और यही प्रोग्राम्स आपके, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे मिलके बना होगा, सिस्टम प्रोग्राम से मिलके। While application program provide software that is used directly by the user, system program provides software that are used by the other systems such as SaaS application, computational science application, etc. Now, next point is some example of system programs are operating system, networking system, website server, data backup servers. जो भी सिस्टम प्रोग्राम्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसको सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू ही बनाया जाता है, उसके अंदर सिस्टम प्रोग्राम्स ही होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड एंड एक्सिक्यूटेड। इन द सिंपलेस्ट सेंस, सिस्टम प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन द यूजर इंटरफेस एंड सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल और यूजर इंटरफेस के बीच में ये ब्रिज बनाने का काम भी करते हैं, क्योंकि यही
सिस्टम प्रोग्राम्स इंटरनली सिस्टम कॉल्स की डेफिनेशन को होल्ड करते हैं. In reality, they are much more complex. For example, a compiler is a complex system program. Compiler जो आपका होता है basically वो क्या होता है, एक system program है which is complex. ठीक है, compiling का काम उसको करना. The attribute of a system program are using system programming. A programmer can make assumption about the hardware of the system and the program run on. ठीक है, जो आपके बनते हैं ये एक आइडिया पे ही बनते हैं कि आपके यूजर के प्रोग्राम किस टाइप के होंगे और कैसे रन करेंगे उसके ऊपर. A low level programming language is used in the system programming normally. Low level programming यूज होती है यानी कि 0-1 या फिर ज्यादा से ज्यादा इसमें आपका जो चल सकता है वो होता है आपका जो बीच की प्रोग्रामिंग है आपकी मिड लेवल प्रोग्रामिंग वो चल सकती है. This is so that the program can operate in low resource environment easily. और क्यों बनते हैं ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि ये हार्डवेयर पर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किए जा सके. इनको भी अगर हाई लेवल में बना दिया तो फिर इनके लिए कुछ कंपाइलर जरूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर जरूरत पड़ेंगे, फिर वो जाएंगे हार्डवेयर के पास. तो इसलिए इनको आज बीच बीच में कनेक्शन बहुत ज्यादा जा रहा है ना. ओके, तो पर्पस क्या होता है सिस्टम प्रोग्राम्स का, लेट्स सी. The system programs server as a part of the operating system in traditionally lies between the user interface and the system calls. दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, तो यही इसका एक मेन पर्पस है. The user view of the system is actually defined by system program and not system calls, because that is what they interact with, and system programs are closer to the user interface. Okay, यही वो बंच है जिसके अंदर आपको मल्टीपल सिस्टम कॉल्स मिलती है. तो यूजर जो कमांड्स हमको दे रहा है वो किसी न किसी सिस्टम प्रोग्राम के अंदर फॉल होगा, उसके अंदर की जो सिस्टम कॉल्स होंगी उसमें वो फॉल करेगा. तो ये है आपका एक सिंपल सा डायग्राम जो बता रहा है कि कहाँ पर सिस्टम प्रोग्राम्स काम करें. यूजर के लिए जो इंटरफेस यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, एंड देन सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम दो चीजें होती हैं. सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू यूजर सिस्टम कॉल्स पर पहुंचता है. ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम के अंदर आपकी सिस्टम कॉल्स होती है और देन वो कर्नल पे जाती है. इतना क्लियर है सब लोगों को? कोई डाउट इसमें? Any doubt related to the system program concept? ओके, देन लास्ट इसमें कुछ टाइप्स हैं सिस्टम प्रोग्राम्स के, वो डिस्कस कर लेते हैं. देन दिस टॉपिक विल बी एंड. और ये कुछ ज्यादा नया नहीं है क्योंकि हम सिस्टम कॉल्स में इन सारी कैटेगरीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो फटाफट इनको एक बार वापस से देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स के. तो सिस्टम प्रोग्राम का फर्स्ट टाइप है यहाँ पर स्टेटस इंफॉर्मेशन. स्टेटस इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है? आपका करंट और पास्ट स्टेटस ऑफ सिस्टम. सिस्टम से रिलेटेड जितना भी स्टेटस होता है करंट या पास्ट, उसको इंक्लूड करता है, जिसके अंदर सिस्टम डेट आ जाती है, सिस्टम टाइम आ जाता है, मेमोरी कितनी है सिस्टम के अंदर, डिस्क स्पेस कितना है,
लॉग्ड कौन सा यूजर है, ठीक है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। स्टेटस का मतलब क्या चल रहा है एट द टाइम और पास्ट में क्या चल रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहे वो इंटरनल हो या नेटवर्किंग के थ्रू दूसरे डिवाइसेस से हो, वो सब मैनेज होता है इन कम्युनिकेशन कैटेगरी ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स। फाइल मैनिपुलेशन जैसे कि क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम, प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, फाइल मैनिपुलेशन। फोर्थ है इसकी कैटेगरी प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम्स बनाते हैं उनके बाद प्रोग्राम्स को लोड करना, एग्जीक्यूट करना, लिंकिंग, लोडिंग, लिंकर्स, जितनी भी चीजें एग्जीक्यूट होती है अंडर प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन कैटेगरी के अंदर सिस्टम प्रोग्राम्स जो होते हैं उसका ये एक टाइप है, उसके थ्रू वो पॉसिबल हो पाता है। फाइल मॉडिफिकेशन, बनी हुई फाइल में अगर आपको रीड राइट ये जैसे कि एडिटिंग वगैरह करनी है तो ये फाइल मॉडिफिकेशन टाइप के सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये चीज पॉसिबल हो पाती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एज पर नीड ऑफ द यूजर। यूजर को जितने टाइप की एप्लीकेशंस नीडेड हो सकती हैं उससे रिलेटेड जो सारे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जैसे गेम्स, वर्ड प्रोसेसर, ये सब, तो इनके इंटरनली कैसे ये वर्क करेंगे सारे सिस्टम प्रोग्राम, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। देन लास्ट जो टाइप है सिस्टम प्रोग्राम का, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट देने के लिए जैसे कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, ये सब जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, तो ये कुछ टाइप्स थे सिस्टम प्रोग्राम्स के और ये होते हैं आपके सिस्टम प्रोग्राम्स। इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज यू कैन आस्क।